जय हिंद दोस्तों। द करियर स्टडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम डिस्कशन कर रहे हैं आर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का, और ये चल रहा है हमारे पॉलिटी के क्वेश्चंस का डिस्कशन। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस को, जो कि 2014 के पेपर में आए थे। दोस्तों, हमने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है इन क्वेश्चंस की, जो भी हमने डिस्कस किए हैं। हमने ऑलरेडी कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं इस डिस्कशन से रिलेटेड। इस पूरी सीरीज़ का हमने एक प्लेलिस्ट बना के और अपने प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में अपलोड भी कर दिया है। तो आपको अगर नहीं मिल रहे हैं वीडियोज़ ऐसे, तो आप जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लो। यू कैन गो थ्रू दिस एंड यू कैन वॉच द प्रीवियस वीडियोज़। आप पुराने वीडियोज़ भी देखेंगे तो आपका रिविज़न भी होगा, और मिस आउट ना करें, क्योंकि आपको नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर से उठा के पूछा जा सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के डिस्कशन की ओर। पहला प्रश्न हमारे सामने है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा स्वीकृत है। वे हैं अनुच्छेद 13 से 17, अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 15 से 19, अनुच्छेद 16 से 20। देखिए, अब यहाँ पे बात कर रहा है आर्टिकल्स के बारे में, जो कि राइट टू इक्वलिटी से रिलेटेड है। और अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं तो आपको याद होगा कि मैंने बहुत ही अच्छे से क्लियरली ये बता रखा है। राइट टू इक्वलिटी के बारे में तो स्पेशली मैंने बता रखा है, ठीक है। आपको याद आया? देखिए, राइट टू इक्वालिटी जो है वो 14 to 18 में मेंशन है। 14 इट सेल्फ टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ठीक है। इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करते हैं हम आर्टिकल 14 में। ओके, सो आर्टिकल 14 इज रिलेटेड टू व्हाट? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आर्टिकल 14 इज रिलेटेड टू इक्वालिटी बिफोर लॉ। और उसके बाद आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 इज प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16 इट टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी in matters of public employment. Article 17, this one talks about abolition of untouchability, and this also I had taught you, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। और आर्टिकल 18 जो है हमारा, वो होता है abolition of titles के लिए। किसके लिए? abolition of titles के लिए, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 14 से 18, ठीक है। मैं आशा करती हूँ आपको अभी समझ में आ रहा होगा सब कुछ। और प्लीज़ थम्स अप शो करें, आई मीन प्लीज़ लाइक द वीडियो। थम्स अप शो करने का मतलब है लाइक द वीडियो, कंजूसी ना करें लाइक करने में। ओके, सो दीज आर द टोटल 5 आर्टिकल्स वी सी इन आर्टिकल 14 to 15, ठीक है। और ये है हमारे राइट टू इक्वालिटी से रिलेटेड। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को आधार लिया था। यूएसए के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, कनाडा के संविधान से, सोवियत संघ के संविधान से। The makers of the Indian Constitution borrowed the concept of fundamental rights from the Constitution of the USA, the Constitution of Ireland, the Constitution of Canada, the Constitution of the Soviet Union। अगर आपको याद हो कि हम मौलिक अधिकारों की बात कर रहे हैं, हमने ये भी डिस्कस किया है, और ये एक PYQ रिलेटेड ही क्वेश्चन है, देखिए, जो कि फिर से रिपीट किया गया है। लास्ट क्वेश्चन भी रिपीटेड था एक तरीके से, और यहाँ पे भी आप देखिए ये क्वेश्चन रिपीट ही किया गया है, ठीक है। हाँ, इसीलिए मैंने कहा है आपको कि आपको प्रीवियस ईयर्स बहुत ही अच्छे से कंप्लीट करना है, सो दैट यू डोंट मिस आउट एनी इम्पॉर्टेंट सेक्शन एंड सी वी गॉट अ क्वेश्चन अगेन फ्रॉम दैट प्लेस,
ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हमने पहले भी पढ़ रखा है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, यूएसए के संविधान से हमने लिया है। ठीक है, पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट भी, ऑफिस जो होता है वाइस प्रेसिडेंट का, ये सारी चीज़ें हमने यूएसए से बोरो की है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निदेशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया? ग्राम पंचायतों का संगठन, गोवध निषेध, मुक्त कानूनी सलाह, समान नागरिक संहिता। Which of the following directive principles of state policy was added later to the constitution? Organization of gram panchayats, prohibition of cow slaughter, free legal aid, uniform civil code। तो इसका आंसर हम देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान से देखें तो आपको पता चल जाएगा, फ्री लीगल एड। ठीक है, इसके बारे में आपने पढ़ा है, फ्री लीगल एड के बारे में आपने पढ़ा ही होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगर आपको याद हो तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये एक चीज़ किसके द्वारा लाई गई थी? पीएन भगवती के द्वारा लाई गई थी। ठीक है, सो दिस इज़ रिलेटेड टू द सेम थिंग ओनली। ठीक है, सेम चीज़ से ये जुड़ा हुआ है। तो फॉलोइंग जो हम दिखा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाज एडेड लेटर टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आर्टिकल 39 ई जो है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यूथ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन है। आर्टिकल 39 ए इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड है। एंड आर्टिकल 43 पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज है। ठीक है, ना मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किनके बीच संबंधों की पुनरीक्षा के लिए सरकारिया आयोग का गठन किया गया था? प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका, केंद्र और राज्य। The Sarkaria Commission was formed to review the relations between Prime Minister and President, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, सेंटर एंड स्टेट्स। और इसका सबसे सीधा और सरल उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, केंद्र और राज्य के बीच, सेंटर और स्टेट्स के बीच के रिलेशंस को देखने के लिए ही सरकारिया कमीशन हमने फॉर्म किया था। ठीक है, ये 1983 में फॉर्म किया गया था। ये एक 3 मेंबर कमेटी थी। ठीक है, और इसके चेयरमैन कौन थे? द चेयरमैनशिप वॉज हेल्ड ओवर टू जस्टिस रंजीत सिंह। ठीक है, रंजीत सिंह सरकारिया, और इसीलिए तो इसका नाम है सरकारिया कमीशन। ओके, नाउ इसके और मेंबर्स जो थे वो थे मिस्टर बी शिवरामन एंड मिस्टर SR सेन। ठीक है, और इन्होंने अपनी रिपोर्ट जो इन्होंने रिपोर्ट तैयार की थी, इनकी कमेटी ने ये रिपोर्ट सबमिट की थी सेंट्रल गवर्नमेंट को इन 1988, 5 साल के बाद। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों वीडियो लाइक करना ना भूलें, और अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। Now, moving on to the next question, question number 5, भारत के संविधान के किस भाग में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है? In which part of the Indian Constitution are the Union State Relations mentioned? ठीक है, भाग 10, भाग 11, भाग 14, भाग 15, पार्ट 10, पार्ट 11, पार्ट 14, पार्ट 15। तो देखिए, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं यूनियन और स्टेट रिलेशंस की। तो ये किस में आता है? आर्टिकल 245 से 263 तक मेंशन्ड है। कहाँ से कहाँ तक मेंशन है? आर्टिकल 245 टू 263। ठीक है, अब हम यहाँ पे जब इनके रिलेशंस की बात करते हैं तो ये मेंशन है अंडर पार्ट 11। कहाँ पे मेंशन है? पार्ट 11। तो आपको एक और होमवर्क दे रहे हैं हम, you have to learn all the parts and schedules properly। कुछ नहीं तो आपको ये लक्ष्मीकांत के इंडेक्स से ही लर्न हो जाएगा।
Please make sure that you learn it up properly. Okay, now moving on to the next question, question number 6. यदि भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों त्यागपत्र दे दें तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन ही है. ओके, सो दिस इज द मैजिक ऑफ PYQs. लोकसभा का अध्यक्ष प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश. If both the president and the vice president of India resign, then who will act as the president in such a situation? Speaker of the Lok Sabha, Prime Minister, होम मिनिस्टर, चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट. तो गृह मंत्री तो सबसे पहले कैंसिल करिए, इनका अभी कोई काम नहीं है यहाँ पे. ठीक है, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, प्राइम मिनिस्टर. अच्छा, आप एक बात बताओ, इफ़ बोथ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिज़ाइन, ठीक है, अगर ये लोग सब चले जाएंगे तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कौन है इनके बाद? इनके बाद सबसे ऊंची जगह होगी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, है ना. तो ऑप्शन नंबर डी ही तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा. स्पीकर ऑफ लोकसभा और प्राइम मिनिस्टर थोड़ी आएंगे अपना काम छोड़ के. इनका क्या इतना लाइट वर्क है? लाइट वर्क तो खैर चीफ जस्टिस का भी नहीं होता है, पर ये एक बहुत ही हाई डिग्निफाइड पोस्ट है. ठीक है, तो एक दूसरा उसी डिपार्टमेंट का डिग्निफाइड आदमी थोड़ी ना छोड़ के चलाएगा अपना काम धाम. ठीक है, ये काम दिया जाता है इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को. ठीक है, क्योंकि उनके हिस्से का काम तो कोई और भी देख सकता है ना उतने टाइम के लिए, बट लेजिस्लेचर का ही कोई दूसरा जाएगा तो उसका भी तो काम पेंडिंग होगा ना. ओके, ना क्वेश्चन नंबर 7. भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है. जुडिशियल एक्टिविज्म इन इंडिया इज रिलेटेड टू प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, जनहित याचिका से, न्यायिक पुनरावलोकन से, न्यायिक स्वतंत्रता से. कमिटेड जुडिशरी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जुडिशियल रिव्यू एंड जुडिशियल इंडिपेंडेंस. अभी हमने थोड़ी देर पहले पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की बात की थी और अब देखिए यहाँ पे फिर से पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन आ गया एंड द करेक्ट आंसर इज़ दैट ओनली. और ये उस समय की करंट अफेयर्स का भी हिस्सा था. ठीक है, PN भगवती के द्वारा ये लाया गया था, मैंने आपको पहले भी बताया. ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में फाइल किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म. इसका जो ये जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है इसका जो इसके लिए जो प्रिंसिपल यूज़ किया गया था वो यही था. ठीक है, और इन इंडिया इसका जो फाउंडेशन है जुडिशियल एक्टिविज्म का, इट वाज लेड बाय जस्टिस VR कृष्णा अय्यर और PN भगवती, Justice O. Chinnappa Reddy and Justice D.A. Desai. Now moving on to the next question, question number 8. According to the latest Supreme Court decision regarding the Armed Forces Tribunal, which of the following is correct? सर्वोच्च न्यायालय के नवीनतम फैसले के अनुसार सशस्त्र बल न्यायाधिकरण AFT के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? The High Court cannot entertain writ petitions against the decisions of the AFT. The High Court can entertain writ petitions against the decisions of the AFT. The High Court may entertain writ petitions against the decisions of the AFT. None of the above. उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार नहीं कर सकता है. उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार कर सकती है. उच्च न्यायालय AFT के फैसले के विरुद्ध रिट याचिकाओं पर विचार कर सकती है. उपर्युक्त में से कोई नहीं. ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, क्योंकि लेटेस्ट जजमेंट जो उस समय का था उसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये रिट पिटिशंस नहीं सुन सकते थे. किसके खिलाफ? ये इनको राइट नहीं है सुनने का, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के खिलाफ. ठीक है, आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल के अगेंस्ट ये नहीं सुन सकते. वेरी इंपॉर्टेंट. और आर्म फोर्सेस ट्रिब्यूनल अपने आप में इट्स अ फाइनल बॉडी और उनका जो डिसीजन होगा वो दैट कांट बी काउंटर
sentenced again by Supreme Court और High Court. ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. मैं आशा करती हूँ कि आपने पुराने वीडियोस भी देखे होंगे, उनका रिवीजन भी कर रहे होंगे टाइम टू टाइम, और नोट डाउन करते जाइए. जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं, जो आते हैं फिर भी उनको नोट करिए. दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिविजन. आप लिख के रिवाइज कर रहे हो, इससे आपको और भी वो चीज़ अच्छे से समझ में आएगी. ठीक है, प्लीज़ लाइक द चैनल, please like the video, subscribe the channel and share the video also with your friends. जो भी बच्चे आपके साथ तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए. जब आप अपना पढ़ेंगे, दूसरे को भी पढ़ने में मदद करेंगे, दूसरे को भी आगे बढ़ने में मदद करेंगे, आप तभी सच में ऑफिसर बनने की तैयारी कर पाएंगे. बिकॉज ऑफिसर बनता ही इंसान दूसरों की मदद करने के लिए है, अगर आपकी सच में नीयत साफ़ है तो. जी, so please subscribe the channel. We'll meet in the next video. Jai Hind.